तो स्टॉक्स में हम कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अभी तक दो तरीके थे, एक इंट्राडे में कर लेते थे और एक डिलीवरी में कर लेते थे। इंट्राडे में क्या मतलब था? आज खरीदा आज ही बेचना है। डिलीवरी में क्या था? आज खरीदो जब मन करे तब बेचो, है ना। अब एक तीसरा सेगमेंट और आता है, इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स होता क्या है? डेरिवेटिव्स जो भी होता है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, समझ में आया? इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू ड्राइव होगी किसी दूसरे प्रोडक्ट से, समझ में आया? जैसे कि एक मेन प्रोडक्ट है कोई भी, ठीक है, इससे हमने कुछ चीज बना दी, ठीक। जैसे वुड ले लेते हैं, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी से हमने कोई फर्नीचर बना दिया, ठीक है, फर्नीचर बना दिया। अभी लकड़ी आपको सस्ते में मिल रही है, मान के चलते हैं 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रही है। इसकी अपनी जो वैल्यू होगी वो होगी डिमांड सप्लाई के ऊपर काम करेगी इसकी वैल्यू, है ना। ये 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रही है आपको लकड़ी अभी, तो इसकी कोई वैल्यू होगी फर्नीचर की, XYZ मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कीमत बढ़ जाती है, मान के चलो मेन प्रोडक्ट तो यही था ना, इसकी वैल्यू हमारी 150 हो जाए तो ऑटोमेटिकली इस फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना। अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए तो 80 रह जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपका मेन प्रोडक्ट ये है और उसका ड्राइव क्या हुआ डेरिवेटिव ये है, समझ में आया? डेरिवेटिव क्या होता है समझ में आ गया ना, कि जिसकी अपनी कोई वैल्यू ना हो, इसकी वैल्यू किसी दूसरे पे या मेन प्रोडक्ट पे डिपेंड करती हो। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई ऐसा मेन प्रोडक्ट बताइए और उससे ड्राइव की हुई कुछ चीजों के नाम लेते हैं। है किसी के पास कोई आइडिया? एक एग्जांपल मैं पहले दे देता हूं, जैसे मिल्क है, इससे आप क्या क्या बना सकते हो? बटर बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, है ना। और क्या बना सकते हो? घी बना सकते हो। और क्या बन सकता है? और भी बहुत सारे दही चीज सब बन सकता है। और ऐसे ही जैसे ये मेन प्रोडक्ट था, ठीक है, और ये क्या था? मेन प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। लेट सपोज मिल्क की कीमत में उछाल आएगा तो इन सब की कीमत में उछाल आएगा, ये गिरेगा तो इसकी वैल्यू गिरती जाएगी ना, ठीक है। अब आपको बताना है कुछ और ऐसा कोई मेन प्रोडक्ट जिससे हम कुछ बना सकते हैं, है कोई आइडिया आपके पास? हाँ, जिसका हम यूज कर सकते हैं। रोज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, रोज देखते होगे मार्केट में। हाँ, माइका, मैदा, अरे ये सब छोड़ो, मैदा से चाउमीन बना ली वो बना, ये सब कोई सॉलिड दो, ठोस दो, है ना। जैसे एक और मैं बता देता हूँ, रबर, रबर से टायर्स बनते हैं आपके, है ना, टायर्स बनते हैं ना। रबर की वैल्यू बढ़ेगी तो टायर्स की इंडस्ट्री की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? और क्या बन सकता है? रबर से ट्यूब भी बनते हैं, ट्यूब टायर एक ही चीज होगी। और क्या बनते हैं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। आपकी घड़ियों में जो सिलिकॉन बैंड होते हैं वो भी रबर से ही बनते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट अगर रबर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो कितने सारे बिजनेसों पे इफेक्ट डाल रहा है ना। दो मैंने बता दिया, एक तो कम से कम आप बता दो, है ना। तो ऐसे करके आपको सीधा सीधा समझ में आ गया कि अगर मैं जो है ये रबर का काम ही ले लूं, तो अगर रबर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इससे निकाले हैं, इससे ड्राइव किया है, उन सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव्स हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन पे एक तो आपका मेन प्रोडक्ट वो इंपैक्ट इनकी वैल्यू पे डाल रहा है, दूसरा क्या डाल रहा है? डिमांड और सप्लाई। टायर्स की आज से 400 साल पहले चले जाओ, रबर तब होती थी लेकिन टायर्स नहीं होते थे। उस टाइम पे अगर कोई टायर बना देता तो कोई वैल्यू होती इसकी? कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। लेकिन रबर की तो वैल्यू तब भी थी, कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा, है ना। तो डिमांड सप्लाई पे भी इंपैक्ट डालता है, समझ में आया? ठीक है। और ऐसे ही अगर शेयर मार्केट्स में आ जाए तो शेयर मार्केट का डेरिवेटिव क्या होता है? स्टॉक्स का। स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स क्या होंगे या शेयर्स के डेरिवेटिव्स क्या होंगे? फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, एंड ऑप्शन, समझ में आया? यानी कि जैसे मिल्क था उसके कौन कौन से प्रोडक्ट थे? पनीर अलग प्रोडक्ट था, ठीक है, दही ये अलग प्रोडक्ट था, बटर अलग प्रोडक्ट था, हर एक का प्राइस अलग अलग था। ऐसे ही स्टॉक से हमने दो प्रोडक्ट बना दिया, एक का नाम रख दिया फ्यूचर और दूसरे का नाम रख दिया ऑप्शन, समझ में आया? स्टॉक्स जो मेन है
और शेयर मार्केट में मेन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? मेन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन। स्टॉक जो है आपका अंडरलाइन होगा, और फ्यूचर और ऑप्शन, है ना। मान के चलो एक्स वाई जेड कंपनी का फ्यूचर है, तो उसका अंडरलाइन क्या होगा? एक्स वाई जेड कंपनी। समझ में आया? ठीक है। अब दोनों अलग अलग सेगमेंट है, इसमें से ना पहले हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फ्यूचर बाद में समझ लेंगे, क्योंकि शुरुआत हम ऑप्शन से कर लेते हैं, है ना। ठीक है, स्टॉक को आप मार्केट में कैसे खरीद सकते हो? किसी भी कंपनी में आपको पैसा लगाना है तो कैसे लगा सकते हो? पहले तो ये बात कर लेते हैं 2 मिनट। आप एक्स वाई जेड कंपनी है, इसमें आपको अपना पैसा डालना है। कैसे कैसे, कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम अपने पैसा डाल सकते हैं? सीधा डिलीवरी। ठीक है, आप डिलीवरी में पैसा डाल दो, आज आप स्टॉक खरीद लो, हमेशा के लिए आपके पास है, जब तक आप बेचना नहीं चाहते हो तब तक। ठीक है। दूसरा तरीका है, इस कंपनी का आप फ्यूचर बाय कर लो। ठीक, फ्यूचर बाय कर लो। तीसरा तरीका है, आप इसका ऑप्शन बाय कर लो। ठीक है, बात एक ही है, कहीं से भी बाय कर लो, बस रिस्क बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया? और दूसरा क्या डिफरेंस आएगा? मान के चलते हैं एक्स वाई जेड का एक स्टॉक की कीमत कितनी है? 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड के एक स्टॉक की एक शेयर की प्राइस क्या है? 100 रुपीज। ठीक है, अगर आपको एक्स वाई जेड के 100 शेयर चाहिए तो कितने पे करने पड़ेंगे डिलीवरी में? 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप वही एक्स वाई जेड कंपनी का फ्यूचर बाय करना चाहते हैं, तो जो भी टोटल वैल्यू होगी उसका सिर्फ आपको 20% पे करना होगा। और फ्यूचर और ऑप्शन को हम लॉट साइज में खरीदते हैं। समझ में आया? डिलीवरी में आप एक सिंगल शेयर खरीद सकते हो, 10 खरीद सकते हो, 20 खरीद सकते हो, 25 खरीद सकते हो, जितना चाहे उतने खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब भी आपको बाइंग या सेलिंग करनी होगी तो आपको लॉट्स खरीदने होंगे, और हर कंपनी के लॉट्स की क्वांटिटी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का लॉट साइज कितने का है? 500 का। यानी कि अगर आप रिलायंस का एक लॉट खरीदते हैं फ्यूचर के अंदर या ऑप्शन के अंदर, तो आपको कम से कम 500 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। समझ में आया? अगर आप 2 लॉट खरीदेंगे रिलायंस का तो 1,000 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं 750 क्वांटिटी खरीद लूं फ्यूचर्स के अंदर, ऐसा नहीं होगा, 500 के मल्टीप्लाई में चलेगा। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का एक लॉट कितने का होता है? 65 का होता है। कम से कम आपको अगर इसका फ्यूचर या ऑप्शन खरीदना है तो इसमें कम से कम 65 क्वांटिटी आपको खरीदनी ही पड़ेगी, और आगे अगर बढ़ानी है तो 65 की मल्टीप्लाई में ही आगे बढ़ेंगे वो। समझ में आया? ठीक है, लॉट साइज क्लियर हुआ? तो कहां थे हम? डिलीवरी मान के चलते हैं एक्स वाई जेड कंपनी का एक लॉट साइज में 100 शेयर्स है ना, 100 की क्वांटिटी है। तो डिलीवरी में अगर आपको 100 शेयर्स खरीदने हैं तो कितने पे करने पड़ रहे हैं? 10,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। दूसरा, फ्यूचर्स का एक लॉट खरीदेंगे आप, एक लॉट कितने का मिलेगा इसका? जो भी वैल्यू है, जो भी प्राइस चल रहा है उसका 20%। 100 शेयर यहां मान के चलते 10,000 का, तो 10,000 का आपको फ्यूचर मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पे करना है? 20%। 2,000 रुपए आपको यहाँ पे करना है। समझ में आया? यहाँ आपको 100 शेयर कितने के मिलेंगे? 100 के, यहाँ 2,000 के। और वहीं अगर आप ऑप्शन के अंदर जाते हो तो ये जो 100 शेयर हैं आपको 300 के भी मिल सकते हैं, 30 के भी मिल सकते हैं, 500 रुपए के भी मिल सकते हैं। ठीक है, 100 शेयर यहाँ 300, 30, 500, यानी यहाँ वैल्यू अलग अलग हो सकती है। यहाँ फिक्स रहेगी 20%, और यहाँ तो आपको पता ही है जितने शेयर उतना पैसा दो, आपका अपना। अच्छा, दूसरी एक बात और, यहाँ तो आप लाइफ टाइम के लिए अपने शेयर्स ले रहे हो, आप जो भी ले रहे हो ये आपका अपना चीज है, अब जब आपका मन करे तब सेल करो। यहां होती है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट आपको एक डेट दे दी जाएगी, उस डेट तक आपको इसमें से एग्जिट करना है। समझ में आया? नहीं आ रहा? उस डेट तक आपको एग्जिट करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब फ्यूचर बाद में समझेंगे, पहले जो है हम अपना ऑप्शन के बारे में शुरुआत कर लेते हैं। ऑप्शन होता क्या है? देखो, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा। ये आपकी एक बाइक है, ठीक है, इसकी मार्केट में अभी वैल्यू क्या चल रही है? 2 लाख रुपए चल रही है ना, 2 लाख रुपए चल रही है। अगर आप आज ये बाइक लेने जाओ तो आप 2 लाख रुपए दे दो, ये बाइक आ गई आपके घर पे। अब आप कुछ भी करो इसका, ठीक है, लेकिन आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है, आपके पास मान के चलते हैं 20,000 रुपए।
और आपको उम्मीद है ऐसी कि मेरे पास 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट आज से अगले 10 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। आज से 10 दिन के बाद मैं 2 लाख रुपए और अरेंज कर लूंगा और ये बाइक मुझे चाहिए तो मैं ले लेता हूं, लेकिन मेरे पास अभी 20,000 रुपए। तो आप ये बाइक के सेल्समैन के पास जाओगे और उससे बोलोगे कि सर मेरे को ये वाली बाइक चाहिए और आप अभी नहीं ले पाऊंगा, मैं आज से 10 दिन के बाद लूंगा। ठीक है, आज से 10 दिन के बाद लूंगा और मैं तब आपको पूरा पेमेंट दे दूंगा, लेकिन ये बाइक मुझे ही चाहिए। बताओ कोई ऑप्शन हो तो आपके पास। तो वो आपको ऑप्शन देगा कि ऐसा करो, आप ना आज 20,000 रुपए से इसकी बुकिंग करवा जाओ। आज आप 20,000 रुपए दे दो और इस बाइक को मैं आपके लिए बुक कर दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब क्या होगा, आप उसको 20,000 रुपए दे दोगे, बदले में अब आपका उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये बात कर लेते हैं। 20,000 रुपए दिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ उसके साथ में? एक पहली चीज, आज से ठीक 10 दिन बाद आप 2 लाख रुपए लेके आओगे और ये बाइक उसको 2 लाख रुपए दे दोगे और ये बाइक की डिलीवरी आपको दे देगा। पहली चीज है ना। और दूसरी चीज क्या होगी कि अगले 10 दिन तक ये बाइक जो सेल्समैन है किसी और को नहीं देखेगा। ये बाइक आपके लिए बुक होकर रखी हुई है, किसी और कस्टमर को नहीं देगा। समझ में आया? ठीक है, अगले 10 दिन तक। ठीक, दो बात हो गई। और सर ये जो 20,000 रुपए गए हैं इनका क्या होगा? ये आपके 20,000 रुपए एज ए सिक्योरिटी 10 दिन का कमीशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये रख लेगा, ये चले जाएंगे सेल्समैन की जेब में। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? ये 20,000 रुपए सेल्समैन की जेब में चले गए। उसके बदले में आपको गारंटी क्या मिल रही है? आपको गारंटी मिल रही है कि अगले 10 दिन में बाइक आपको 2 लाख रुपए में मिलेगी। अगले 10वें दिन आप आओ 2 लाख रुपए लेके, ये बाइक आपकी अपनी, इस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये 20,000 आप भूल जाओ। तो आपको बाइक कितने की पड़ी? 2,20,000 की पड़ी ना। ये 20,000 तो आपने शुरू में प्रीमियम दिया है ना, तो आपको बाइक पड़ी 2,20,000 की, है ना। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? अब अच्छा एक चीज और, वो आपको एक प्रॉमिस और करके देगा। क्या प्रॉमिस करेगा सेल्समैन? कि इस बाइक की कीमत अगले 10 दिन बाद 2 से 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए या 5 लाख हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको दो के सिर्फ 2 लाख ही देने हैं। बाइक की प्राइस कितनी भी ऊपर चली जाए कोई लेना देना नहीं है। आपको 2 लाख में आज आप मेरे साथ डील करके हो तो 2 लाख में ही मिलेगी। दूसरी बात क्या, अगर ये बाइक की कीमत 1.5 लाख रह जाए, 1 लाख रह जाए, तो तब भी आपको 2 लाख में ही देने पड़ेंगे, 2 लाख ही देने पड़ेंगे, है ना। पर यहां पे एक बात और उसने अच्छी कर दी। उसने अच्छी बात क्या कर दी कि अगर बाइक का प्राइस 3 लाख रुपए, 4 लाख या 5 लाख पहुंचता है तो आपकी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है। अगर बाई चांस बाइक का प्राइस गिर के 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए रह गया, तो आपकी चॉइस है, आपको बाइक लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी है तो मत लीजिए। अगर आप बाइक लेंगे तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, अपने जो 20,000 रुपए दिए वो भूल जाओ। समझ में आया? कहीं कोई डाउट आ रहा हो, कुछ दिक्कत आ रही हो तो पूछो। भाई अगर बाइक की कीमत 1.5 लाख रुपए रहेगी, 20,000 में पहले ही दे चुका हूं उसको, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख में तय हुआ है। आज बाइक की कीमत 1.5 लाख रुपए मिल रही है, तो अगर मैं ये वाली बाइक 2 लाख रुपए में खरीदूंगा तो मुझे तो लॉस हो गया ना 70,000 का। 70,000 का हो गया ना। इससे तो ज्यादा अच्छा मैं किसी और दुकान पे जाके 1.5 लाख रुपए दे दूं, 170 की पड़ेगी मुझे, है ना, या मैं बाइक लू ही ना। और अगर बाई चांस ये वैल्यू 3 लाख रुपए हो जाती है बाइक की, तो मेरा प्रॉफिट है। 3 लाख का माल मुझे 2,20,000 में मिल रहा है। समझ में आया? ये होता है आपका ऑप्शन। आपका जो रिस्क है, ये जो आपने 20,000 रुपए दिए हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, आपका जो ऑप्शन के अंदर रिस्क रहता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का रहता है। आपने प्रीमियम दिया, आपको लग रहा है, अब एक बात कर लेते हैं, मान के चलते हैं, अभी हमने बात किया था ना XYZ शेयर था, इसकी वैल्यू 100 रुपए की थी, है ना। 100 शेयर कितने के मिल रहे थे आपको? 10,000 के, 10,000 के मिल रहे थे आपको। और आपको पता है कि ये आने वाले 8-10 दिनों में 10 से 12,000, 15,000 तक शेयर जाने वाला है। ठीक है, आपको पता है। आप क्या करो, आपके पास 10,000 है नहीं, आप इसका एक ऑप्शन बाय कर लो। ऑप्शन बाय कर लो। ऑप्शन कितने का मिल रहा था हमारे पास? 500 का भी था, 30 का भी था, 100 का भी था, है ना। तो हम 100 रुपए वाला ऑप्शन बाय कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या हो गई, अब क्या समझ में आया? आपने 100 रुपए वाला ऑप्शन बाय कर लिया, आपकी डील क्या हुई इसके साथ? एक्सपायरी तक। इसकी भी एक्सपायरी मान के चलते, एक्सपायरी डेट की बात करी थी ना हमने, एक्सपायरी डेट इसकी 10 डेज के बाद है ना, 10 दिन के बाद है इसकी एक्सपायरी, यानी 10 दिन के बाद आपको सेटलमेंट करना है। तो आप क्या कर रहे हो, 100 रुपए का XYZ शेयर खरीद लेते हो, ऑप्शन ले लेते हो उसका। अब अगर इसकी कीमत 12,000, 13,000 हो गई 10 दिन के बाद, 12,000 हो गई, तो आपको कितने का, और आपकी डील हुई है 10,000 में, है ना, 100 रुपए दिया तो 10,000 में डील हुई है ना 10 दिन के बाद।
बाकी कीमत 12,000 होगी तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा, 12,000 का माल 10,000 में मिल रहा है तो आप ले सकते हो, मर्जी है आपकी। और अगर नहीं, अगर इसकी वैल्यू 8,000 रहेगी तो मत लो, आप छोड़ सकते हो, आपको लेना है नहीं लेना आप डिसाइड करो। हाँ, 8,000 की वैल्यू रहेगी तो आप मत लो, बिल्कुल मत लो, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही मत करो, छोड़ दो। आपका यहाँ लॉस कितना होगा, सिर्फ 100 रुपए जो आपने प्रीमियम दिए हैं उतना ही तो जाएगा। समझ में आया? ये होता है आपका ऑप्शन। आपका जो रिस्क रहता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का रहता है, आपने जितना भी प्रीमियम पे किया है। समझ में आया? ऑप्शन समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे किसी का कोई भी डाउट हो तो वो पूछे, कुछ भी कैसा भी, नहीं है तो अब आगे बात कर लें। ऑप्शन की कहानी तो समझ में आ गई। अच्छा, ऑप्शन इन 5 चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। ये 5 चीजें जो पूरे ऑप्शन को नचाती रहती हैं, ठीक है? वो होता है डेल्टा, थीटा, गामा, बेगा और रो। ये 5 चीजें होती हैं। कोई भी ऑप्शन को अगर आपको समझना है कि ऑप्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो ये अगर आपको 5 चीजें समझ में आती हैं तो आपको ऑप्शन समझ में आता है अच्छे से। और इसके अंदर ये दो चीजें जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है। ये दो चीज समझिए, आपको 80% ऑप्शन समझ में आ गए। ठीक है? नींद आ रही है, पानी पीना है तो घूम के टहल के आना, टहल के आ जाओ। बोरिंग हो रही है क्लास, बहुत सुबह उठे हैं, घूम के आना तो घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पीछे एसी चल रहा है, आराम से चटाई पड़ी हुई है वहां, मैट, सो जाओ। ठीक है? ये 5 चीजें हमको समझनी है। नोट कर लिया है आपने? एक एक करके डिकोड करते हैं इनको। अब बाइक वाले एग्जांपल पे वापस फिर से आते हैं। बाइक क्या थी आपकी? मेन प्रोडक्ट था, और मेन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम? अंडरलाइन। ठीक है? ठीक है? और अंडरलाइन की वैल्यू क्या थी हमारी? 2 लाख रुपए थी ना। इसके लिए प्रीमियम हमने कितना दिया था? 20,000, है ना? अब ये जो प्रीमियम आया, ये जो प्रीमियम आया है, ये सेल्समैन ने बोला 20,000 रुपए लगेंगे, तो सेल्समैन ने ऐसे रैंडमली तो नहीं बोल दिया होगा। ये प्रीमियम लाने के लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो करी होंगी ना, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट रखा हुआ है। कल को बाइक की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए भी हो सकती है, 3 लाख रुपए भी हो सकती है, या 1.5 लाख भी हो सकती है, तो हर जगह सेम प्रीमियम तो नहीं रहेगा। अगर मान के चलो आज प्रीमियम 20,000 रुपए है, कल को बाइक की कीमत 3 लाख रुपए हो जाए, तब भी क्या सेम ही प्रीमियम रहेगा? तो 20,000 तब तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये जो प्रीमियम आया है ये किसी ना किसी कैलकुलेशन से आया होगा, तो वो कैलकुलेशन के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं। हमको सिर्फ इतना पता है कि अभी जो सेल्समैन है उसने 2 लाख रुपए के प्राइस से कुछ कैलकुलेशन करके इसका प्रीमियम 20,000 रुपए निकाल दिया है ना? 20,000 रुपए इसका प्रीमियम निकाल दिया है। और अब बाइक की जो भी कीमत या मेन प्रोडक्ट या आपके अंडरलाइन की कीमत में जो भी चेंजेस आएंगे, उनके हिसाब से आपका प्रीमियम कैसे चेंज होगा, इसकी बात कर लेते हैं। इसको कौन बताता है? डेल्टा बताता है। समझ में आया कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है इसमें जो चेंज आएगा, फिर उसके हिसाब से प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, इसको कौन बताता है? आपका डेल्टा बताता है, डेल्टा। ठीक है? डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.1 से लेके 0.9 तक। ये एक वैल्यू होती है, ये प्री डिफाइंड रहती है, ये आपको डेल्टा पहले से पता होगा। ठीक है? पहले से आपको पता होगा डेल्टा 0 से लेके 0.9 तक रहती है। अब यहां मान के चलते हैं मेन प्रोडक्ट हो गया, और क्या था हमारा? प्रीमियम था हमारा 20,000। ठीक है? ठीक है? यहां हम मान लेते हैं कि यहाँ डेल्टा जो सेल्समैन ने ले रखा था वो 0.4 का ले रखा था। ठीक है? ये आपको पहले से ही मिलेगा डेल्टा। डेल्टा पे इतना दिमाग में लगाना, सर ये 0.4 कहां से आ गया, 0.5 कहां से आ गया, ये आपको दिमाग लगाना नहीं है, पहले से ही मिलता है। ठीक है? तो हम मान के चलते हैं कि उसने जो डिसाइड किया हुआ था 0.4 रखा हुआ था। ठीक है? डेल्टा कितना रखा हुआ था? 0.4। ठीक? अब बात करते हैं कि आज तो बाइक की कीमत 2 लाख रुपए है, प्रीमियम इसका 20,000 है, और डेल्टा चल रहा है 0.4। ठीक है? ये आपके पास वैल्यूज हैं। कल कल के दिन इसकी प्राइस का, बाइक की प्राइस का कीमत हो जाता है 2.5 लाख रुपए। कितना? अंडरलाइन में चेंज हो गया ना, 2.5 लाख। अंडरलाइन अब 2.5 लाख रुपए पे ट्रेड कर रही है, तो आपका कल से लेकर आज तक चेंज कितना हुआ? 50,000 का हुआ ना चेंज इन अंडरलाइन। अंडरलाइन कितना हुआ? 50,000 या 50 के हुआ ना। तो इस प्रीमियम में भी चेंज आना चाहिए ना। प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी चेंज आया अंडरलाइन में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेल्टा से। कर दिया?
अब क्या वैल्यू निकल के आ गई? 2 3 4, है ना? ये ये वैल्यू निकल के आ गई ना, 20,000। 0.4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 20,000 रुपए निकल के आ गए। अब ये जो 20,000 है ना, हम इसको उठा के प्रीमियम में लिख कर देंगे। प्रीमियम जो हमारा चल रहा था, इस वैल्यू को उठा के प्रीमियम में ऐड कर देंगे। कर देंगे तो कितने का प्रीमियम हो गया? 20,000 पहले था और 20 के अब जुड़ गया, तो कितना हो गया? 40,000 रुपए का आपका नया प्रीमियम हो गया, जब अंडरलाइन की कीमत 2.5 लाख रुपए चल रही है तो। ठीक है, तो 20 से 40,000 रुपए बनाने में किसका मेन रोल था? डेल्टा का। डेल्टा का ही तो था। अगर हम यहाँ डेल्टा 0.4 की जगह 0.2 ले लेते हैं, मान के चलते डेल्टा उसमें 0.2 रखा हुआ था, तब क्या वैल्यू होगी हमारे प्रीमियम की? चेंज सेम है, 50,000 का चेंज आया। ठीक है, 30,000 आएगा, करके देख लेते हैं 0.2 से। ठीक है, कितना रह जाएगा? और इसको उठा के हम प्रीमियम में ऐड कर देंगे। 30,000 हो गया, नहीं हो गया? तो मेन इंपैक्ट कौन डाल रहा है आपके प्रीमियम को चेंज करने में? डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू जितनी ज्यादा, उतना महंगा आपका प्रीमियम होता चला जाएगा। डेल्टा की वैल्यू जितनी कम, उतना ही सस्ता रहेगा आपका प्रीमियम। समझ में आया? तो अब आप निकाल पाएंगे? अब आप निकाल पाएंगे? अब एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मार्केट का। एक जो है लाइव एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलो इसी को ले लेते हैं, कैम्स। कैम्स क्या है हमारा? कैम्स क्या है? अंडरलाइन है नहीं? कैम्स अगर हमने चूज किया हुआ तो मेन प्रोडक्ट यही है। ये आपकी ऑप्शन चेन है, इसको हम आराम से समझेंगे, बहुत बाद में समझेंगे। ठीक है, हम फिलहाल कैम्स को समझते हैं। कैम्स क्या आपका अंडरलाइन है, और ये कितने पे खड़ा हुआ है अभी, कोई बता सकता है? कैम्स कितने पे खड़ा हुआ है? अंडरलाइन का प्राइस क्या है अभी, जो जितने पे ट्रेड कर रहा है? 772 पे कर रहा है ट्रेड। क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पे साथ में इसका प्राइस भी दिखा रहा है, और ये इसकी ऑप्शन चेन है, इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, 772 चल रहा है, लिख लो, नोट कर लो, कैम्स अभी 772 चल रहा है, और ये पहुंच जाता है 800। ये पहुंचा 800, 772 से 800 पहुंचा, पहुंच गया 800। अब इधर एक चीज और समझ लो, जब हमारा व्यू, एक मिनट रोक के एक बात समझ लो, जब हमारा व्यू मार्केट में बुलिश रहता है, बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर जाए, 700 पे खरीदा, 850 पे हमको प्रॉफिट होगा या 800 पे प्रॉफिट होगा, 700 से नीचे जाएगा तो हमको लॉस होगा, उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट। जब हमारा बुलिश व्यू है तब हम इस साइड को देखेंगे, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये मेन लाइन है, इसके इस साइड को हमको कब देखना है? जब हमारा व्यू है बुलिश, ऊपर जाएगा। और जब हमारा व्यू है कि मार्केट नेगेटिव है, नीचे जाएगा, बेरिश है, तब हम इस साइड को देखेंगे। समझ गया? समझ में आया? इसको बोलते हैं कॉल साइड, उसको बोलते हैं पुट साइड। ठीक है, तो आपका व्यू 772 है, 800 का व्यू है, पॉजिटिव है, बुलिश साइड में। तो अब मुझे ये बताओ, आपका ये जो कॉल साइड है या पुट साइड है, आपको कौन सी साइड देखनी है, चूज करनी है? आपका व्यू ऊपर की तरफ है तो कॉल साइड देखना है ना हमको, कॉल साइड देखते हैं। तो आपका ये जो चल रहा है एलटीपी, ये आपके प्रीमियम है। ठीक है, ये आपके प्रीमियम है, मतलब ये वाला 773 का प्रोडक्ट आपको इन प्रीमियमों पे अवेलेबल है। आप इनमें से कोई सा भी प्रीमियम चूज कर सकते हो, अभी जितना हमने समझा सिर्फ उसके बेसिस पे। ठीक है, और ये चल रहा है उसका डेल्टा। ठीक है, 800 पॉइंट जा रहे हैं, 800 पॉइंट तक मिल रहा है, तो कितना चेंज इन अंडरलाइन हो गया? 28 हो गया, या इसका प्राइस 800 तक जाएगा तो 28 है ना, 28 है। तो मैं ये वाला डेल्टा चूज कर लू क्या? 0.8 वाला, ये सारे के सारे डेल्टा चल रहा है, ये वाला डेल्टा चूज कर लू। डेल्टा पहले से ही मिलता है, हम ये वाला डेल्टा चूज कर लेते हैं, और प्राइस क्या है इसका? 34। तो 28 इंटू 0.8 कितना हुआ? क्या करना, मुझे इतनी बड़ी टेबल नहीं आती है। 22.4, 28.8 का वैल्यू आ जाएगी 22.4, और इसको उठा के मैं 34 में ऐड कर दूं, तो ये हो गया 56.4। ठीक है, यहां मेरा प्रॉफिट, मतलब मेन प्रॉफिट तो मेरा यही है ना, मैंने 34 पे खरीदा, 56 पे चल रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 22.4 तो आएगा। समझ में आया? तो ये मेरा प्रॉफिट बता रहा है ना कि मुझे इतने पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता है अगर 772 से 800 प्राइस जाता है तो। और वही दूसरा आदमी ये वाला डेटा चूज कर लेता है, मान के चलते हैं 0.25 का या 0.2 का ले लेते हैं, है ना? 28 का को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? हाँ, चार्ज, चार्ज की बात, क्या चार्ज? चार्ज देखना पड़ता है ना, अभी बात करेंगे, अभी हम पहले टेबल तो समझ रहे हैं, कैलकुलेशन तो समझ रहे हैं कैसे होती है। चार्ज, चार्ज हर जगह देखना है आपको,
चार्ट नहीं देखिएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा बिना चार्ट देखे कि इसका प्राइस जो है 772 से 800 पहुंचेगा या 750 रहेगा? इसको देखने के लिए चार्ट खोलना पड़ेगा ना। चार्ट हर जगह चलेगा वो आपके साथ, इसीलिए सबसे पहले हमने टेक्निकल किया था। ठीक है, आप फंडामेंटल भी करोगे ना तब भी आपको चार्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये वाला अगर हम डेल्टा ले लेते हैं 0.2 वाला, और 0.2 को 7 से 28 से करते तो कितना 14 आ गया, 14 आएगा, हाँ 28 56 आएगा, 5.6 हो गया, 5.6 हुआ ना, 5.6, और आपने 5.45 पे खरीदा, 5.6 की वैल्यू है, कितना हो गया, है ना, ये हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट। यानी दो लोग थे, एक ने 0.8 वाला डेल्टा खरीदा, एक ने 0.2 वाला डेल्टा लिया, दोनों का प्रॉफिट आपको दिख रहा है 22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ इसको 5 का हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ इसने इसको खरीदने के लिए 34 रुपए दिए, यहाँ सिर्फ इसने 5 रुपए दिए। समझ में आया? जितना कम डेल्टा होगा उतना प्राइस प्रीमियम का भी कम होगा। ठीक है, डेरिवेटिव जो डिपेंड करता है वो दो चीज के ऊपर करता है, एक तो अंडरलाइन के ऊपर, अंडरलाइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका भी प्राइस ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा। दूसरा क्या था हमारा, डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड। तो हो सकता है ये वाला जो प्रीमियम है इसकी डिमांड ज्यादा हो मार्केट में, इसलिए ये वाला जो प्रीमियम इससे महंगा मिल रहा है हमको, है ना। तो आपको दिख रहा है जैसे जैसे डेल्टा बढ़ रहा है, यहां से देख लो, जैसे जैसे डेल्टा बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस भी आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेल्टा कम हो रहा है प्राइस भी आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर बहुत ज्यादा श्योर हैं कि आने वाले एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में मार्केट ऊपर ही जाएगा, तब आप हाई डेल्टा को चूज करो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट में मुझे डर है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, तो तब आप लो डेल्टा को चूज करो। उससे क्या होगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा श्योर हो तो हाई डेल्टा से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ में आया? डेल्टा का यूज कर पाएंगे अब आप, है डेल्टा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। अब डेल्टा दिमाग में घुस गया, इससे यार डीप में से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा जब हमारी समझ में आ गया तो दूसरी चीज रह जाती है हमारी थीटा। क्या देख रहे हो, थीटा। अच्छी बात यह है कि डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो जितनी भी चीजें इनकी वैल्यू आपको पहले से ही पता होती है। आप जो भी प्रीमियम चूज करोगे उसके आगे ये डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा सबकी वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, और किसी की वैल्यू नहीं भी लिखी हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे तो मिल जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, लेकिन क्योंकि हम जो एग्जांपल लेंगे ना उसमें हमारे थीटा की वैल्यू नहीं पता है हमको, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां जब हम ऑप्शन काम कर रहे हैं, ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो एक बात सबको क्लियर है कि हम स्टॉक्स नहीं बाय कर रहे हैं, स्टॉक्स का ऑप्शन बाय कर रहे हैं, यानी कि हम प्रीमियम बाय कर रहे हैं। हम क्या बाय कर रहे हैं, प्रीमियम बाय कर रहे हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगर हम प्रीमियम बाय कर रहे हैं, और ये बाइक वाले एग्जांपल पे वापस आ जाते हैं, अंडरलाइन इसका था 2 लाख रुपए का, प्रीमियम था इसका 20K का, है ना, और कितने दिन की बात थी, 10 डेज। ठीक, अब मान के चलो, चलो ये तो अब आपको पता चल गया कि अंडरलाइन में चेंज आएगा तो आपको प्रीमियम में भी चेंज आएगा, सीधी सी बात है। अब मान के चलो कि अंडरलाइन में कोई चेंज नहीं आता, 2 लाख का 2 लाख बना रहता है, और आपका भी दिमाग कहीं चल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, आप भूल गए एक तरीके से, आपने 20,000 रुपए दिए, आप भूल गए हो। 10 दिन के बाद आपको 11वें दिन अचानक याद आती है कि अरे मैंने तो बाइक भी ली थी और उसके लिए प्रीमियम भी दिया था 20,000 रुपए, है ना, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो आपके ये 20,000 रुपए रहेंगे या चले जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना, सबको पता, जीरो ही होंगे। प्रीमियम हमेशा, ऑप्शन का प्रीमियम बना ही जीरो होने के लिए है, याद रखिएगा, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बना ही जीरो होने के लिए। ये जो अभी आपने लिस्ट देखी थी जितने भी प्रीमियम थी वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी वाले दिन, सब जीरो होने हैं। ठीक है, तो और किसके बेसिस पे जीरो होंगे, वो थीटा के बेसिस पे जीरो करेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन हम थीटा की बात करें तो थीटा को ही लेके चलते हैं। ठीक है, थीटा के बेस पे जीरो होंगे। अब मान के चलो कि आपको 2 दिन बाद याद आ जाती है, 2 दिन के बाद, यहां तो पहले तो ये याद रखो 10 डेज के लिए दिया है आपने प्रीमियम, तो अगर हम पर डे का काउंट करें तो पर डे आप कितना दे रहे हो, 2,000 रुपए दे रहे हो ना प्रीमियम, एक तरीके से प्रीमियम आप 2,000 रुपए दे रहे हो पर डे के हिसाब से। जब पर डे के हिसाब से 2,000 रुपए आप प्रीमियम दे रहे हो तो यही आपका होगा थीटा। ठीक है, जितना एक दिन में माइनस हो रहा है वही आपका थीटा होता है, प्रीमियम जितना भी एक दिन में गिर रहा है, खत्म हो रहा है, वही आपका थीटा होता है। थीटा आपको क्या बताता है कि आपका प्रीमियम एक दिन में कितना कम होगा, ये आपको बताता है थीटा। समझ में आया? तो मान के चलो आपने 2 लाख रुपए की बाइक के लिए प्रीमियम 20,000 रुपए दिया है, और 3 दिन के बाद आप वापस चले जाते हो सेल्समैन के पास और उसको बोलते हो कि सर मुझे नहीं चाहिए बाइक, मेरे पास 2 लाख का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है।
और अंडरलाइन की कीमत 2 लाख की 2 लाख ही है, बाइक में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, मेरा जितना भी प्रीमियम था उसमें से वापस कर दो, मेरा जितना भी बच रहा है मेरा वापस कर दो। तो वो बोलेगा ठीक है, थीटा के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना भी आपका बचेगा आप ले जाइएगा। तो यहाँ हमने थीटा पर डे का कितना कैलकुलेट किया था, 2000। और कितने दिन बाद आए हम, 3 दिन के बाद आए ना, इंटू 2000, 6,000 रुपए आपका मेल्ट हो गया। और बचा कितना 20 में से, 14,000 आपको रिटर्न हो जाएगा। थीटा समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर आप 5 दिन के बाद जा रहे हो तो 10,000 कम होगा, 10,000 वापस हो जाएगा है। और आप 1 दिन बाद जा रहे हो तो 2,000 की जगह 2,000 हो जाएगा वापस, 8,000 मतलब 18,000 बचेगा। समझ में आया? अच्छा, 10 दिन का थीटा हमारा 20,000 था, तो हमने 1 दिन का कैलकुलेट कर लिया 2,000। क्या हम आवरली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यानी कि 1 दिन का मतलब 24 घंटे में आपका 2,000 रुपए जा रहा है ना। आप अगर 10 घंटे बाद पहुंच जा रहे हो तो 12 घंटे बाद पहुंच जा रहे हो तो 1,000 रुपए कम कम हो जाएगा, 19,500 मिल जाएगा। तो थीटा पर सेकंड पर मिनट पे भी कैलकुलेट हो सकता है, कहने का मतलब यह है जितनी देर आप मार्केट में ट्रेड लेकर बैठे रहेंगे हर सेकंड आपका थीटा कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा। समझ में आया? और ये थीटा मिल किसको रहा होगा, जिसने सेल किया है। सेल यहां कौन कर रहा है, हमारा सेल्समैन सेल कर रहा है। ये जो हमारे 6,000 रुपए 3 दिन के बाद हम जो वापस करने जा रहे हैं, 3 दिन के बाद जो हम अपना प्रीमियम वापस लेने जा रहे हैं, तो 14,000 बच रहा है ना हमारा, और 3,000 6,000 रुपए थीटा की वजह से कम हो गया। ये जो 6,000 रुपए कम हुआ है ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, ये किसको मिलेगा, ये सेल्समैन की पॉकेट में घुस जाएगा। समझ में आया? या सेलर की पॉकेट में घुस गया। इसको याद रखना, हम आगे जब सेलिंग की बात करेंगे, ऑप्शन सेलिंग की, तब ये कॉन्सेप्ट आएगा वापस, है ना। समझ में आया? तो सेलर फायदे में रहा, यानी कि, और ये एक बात याद रखो कि थीटा पर सेकंड मेल्ट हो रहा है, पर मिनट मेल्ट हो रहा है। आप जितनी देर पोजीशन बना के रखे हैं उतनी देर आपका थीटा मेल्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। अब फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। अंडरलाइन बाइक की हमारी कितनी थी, 2 लाख रुपए। ठीक है, 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज ये हो जाता है आपका 2,20,000, सॉरी 2.20, ये प्राइस हो जाता है इसका, है ना, 3 दिन के बाद। और आपका प्रीमियम कितना था, 20 थे। डेल्टा मान के चलते हैं आपका कितना है, 0.3 ले लेते हैं, डेल्टा 0.3 ले लेते हैं। और आपका जो थीटा है वो तो सबको पता है 2,000 है ना। तो अब आपके प्रीमियम की क्या वैल्यू रहेगी, अब आपका प्रीमियम की क्या वैल्यू हो जाएगी 3 दिन के बाद, जब बाइक का प्राइस 2,20,000 रुपए हो जाता है। तो देखो सीधी सी बात है, अंडरलाइन 2 लाख था, कितना हो गया 2,20,000। चेंज इन अंडरलाइन कितना होगा फिर हमारा, 20,000 होगा, है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? डेल्टा कितना था हमारा, चेंज इन अंडरलाइन में डेल्टा का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कितना हो गया ये 6,000 हो गया। अब हमारे प्रीमियम में ऐड कर देते हैं इसको, अभी तक जो हम चले कितना हो गया, 26,000 रुपए आपका होना चाहिए था प्रीमियम, है ना, इतना ही होना चाहिए था ना। लेकिन थीटा, थीटा हमने बात करी कि पर सेकंड मेल्ट हो रहा है, पर मिनट मेल्ट हो रहा है। तो थीटा 3 दिन तक हम इस ट्रेड में बने रहे थे, तो थीटा जो है 3 दिन का मेल्ट होगा नहीं होगा। पर डे का थीटा कितना मेल्ट हो रहा है, 2,000 रुपए। 3 दिन का कितना मेल्ट होगा, 6,000 होगा नहीं होगा। तो 6,000 का हम थीटा भी मेल्ट करा देते हैं, कितना बचा हमारा प्रीमियम की वैल्यू, 20,000 रुपए बची। ये सबसे बड़ी दिक्कत है ऑप्शन बायर के लिए। आप देख लो, आपने अगर अंडरलाइन खरीदा होता तो आपको 20,000 रुपए मिलते, मिल रहे होते नहीं होते, लेकिन वहीं आपने प्रीमियम 20,000 रुपए देके बाइक खरीद रखी है, और आपका प्रीमियम आज भी 20 का 20 ही खड़ा हुआ है, लेकिन जबकि अंडरलाइन में 20,000 का चेंज आ गया है ना। यही दिक्कत होती है सबसे ज्यादा। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ऑप्शन में श्योर हैं कि फास्ट मूव आएगा, फास्ट मूव आएगा, तो आप ऑप्शन बाय करो। ऑप्शन में जितनी देर रुकिएगा उतना ही आपका लॉस होगा। ठीक है, वहीं अगर ये 20,000 का मूव जो 3 दिन में आया है, ये अगर 1 दिन में ही आ गया होता, 1 दिन में ही आ गया होता, तो कैलकुलेशन कैसी होती, 24,000 का प्रॉफिट हो गया होता, आपको 4,000 का सीधा प्रॉफिट होता 20,000 लगा के। अगर 1 दिन के अंदर ये आ जाता चेंज, कैसे होता मैं दिखा भी देता हूं। चेंज इन अंडरलाइन सेम 20,000 ही आएगा। ठीक है, डेल्टा हमारा सेम है, डेल्टा का है डेज, अच्छा डेज था, ये था 0.3 का डेल्टा, और यहां पे दिन कम हो गए, 1 दिन हो जाएगा।
है ना, एक दिन के बाद आ रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा 6,000, और 20,000 में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीमियम ऐड हो गया 26,000 हो गया ना। और इसमें से डेल्टा कितने दिन, सॉरी थीटा कितने दिन का जाएगा, एक दिन का थीटा जाएगा कितना, 2,000, कितना रह गया ये 24,000। समझ में आया। जितनी देर आपने ऑप्शन अगर बाई किया है, जितनी देर आप ऑप्शन में रुकेंगे उतना ही आपको लॉस होता चला जाएगा, चाहे बेशक अंडरलाइन बढ़ रहा क्यों ना हो। समझ में आया। थीटा क्लियर हुआ, डेल्टा क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फटाफट फटाफट, और इस बात सबको करना है, ठीक है। और पहले ना ये एग्जांपल लेने से पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, कुछ नहीं है, चेंज इन अंडरलाइन इनटू डेल्टा, है ना। फिर जो है माइनस हो जाएगा हमारा थीटा, और थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं डेज से। ये आपका फॉर्मूला है, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो ये आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं लाइव में मार्केट में कैसे करते हैं इसको ट्रेड, है ना, 2 मिनट में समझ लेते हैं। ये देख रहे हो एफ एंड स्टॉक, अगर आपके पास फाइव का अकाउंट है तो इसमें पहले से लिस्ट बनी आएगी। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक स्टॉक पकड़ना है, उसके टेक्निकल्स देखने हैं। अभी हम बुलिश साइड ही चलेंगे, बेरिश साइड नहीं जाएंगे, है ना। कोई भी स्टॉक अगर हमको ढूंढना है तो नहीं मिल रहा है ना, कोई भी सेटअप मिल रहा है ना, तो आरएसआई बोल रही है ना, हमारा चार्ट पैटर्न कुछ बोल रहा है ना, प्राइस एक्शन कुछ बोल रहा है ना, हमारा मूविंग एवरेज कुछ बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम इनको स्किप करते चले जाएंगे। कोई तो मिलेगा, 210 स्टॉक है, एक तो मिलेगा। मिला, मिला, बोलते ही मिल गया, बोलते ही मिल गया ना। तो क्या करना है हमको, अब इसमें कारीगरी करनी है, प्रिंटिंग करनी है। प्रिंटिंग कर लो, कहा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आपका, ठीक है। ये ब्रेक होगा तो ऊपर जा सकता है प्राइस, है ना। तो इतना हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए फिर इतना दिन तो रुक नहीं सकते ना, हम ये मान के चलते हैं कि यहां से 5644 इसका जो प्राइस चल रहा है, यहां से मार्केट ऊपर उठेगा, है ना। हम मान के चलते हैं, बुलिश व्यू है हमारा, और ये कितना ऊपर तक जाएगा, हमने रेजिस्टेंस बनाई दिया है, इस लेवल तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट हो गया, समझ में आ रहा। तो हमको एंट्री मिल गई, ये हमारी एंट्री होती है यहां से 5645 पे, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई, और हमारा जो टारगेट है वो ये वाला है लेवल, कितना होगा ये 5750 ले लू, 5750, ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। तो कितना चेंज इन अंडरलाइन हो गया, माइनस करने से पता चलेगा, 685 कर लो इसको, 645 की जगह 650 कर लो, 100 पॉइंट्स का हो गया, नहीं हो गया। 650 पे हमारी एंट्री हुई, 750 तक का टारगेट है 100 पॉइंट्स, ठीक है। हमारा टारगेट डिसाइड हो गया 100 पॉइंट्स का, समझ में आया। अब चलो अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, हमारे यहाँ पे क्या क्या किया, हमने अपना टारगेट डिसाइड किया, हमने अपने टेक्निकल्स देखे सारे के सारे, कि हमको लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत सही जा रहा है, ठीक है। अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन खोलोगे आप, ये ऑप्शन चेन आ गई। अब आपका विजन क्या बोल रहा है ये बताओ, स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर जाएगा या कुछ टाइम लगाएगा, है है ना। आपको डेज डिसाइड करने होंगे, खैर कोई बात नहीं, डेज भी छोड़ देते हैं। हम मान के चलते हैं ये वाला, इनमें से इस साइड पे कोई सा, अभी स्ट्राइक प्राइस की बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल मान के चल देते हैं कि हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, तो ये वाला 0.54 वाला, ये वाला हम प्रीमियम बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला प्रीमियम हम बाय कर लेते हैं, एक मिनट रुको, ठीक है। ये वाले प्रीमियम को हम बाय करेंगे। तो सिंपल क्या करना है, मेरे को आना है 0.54 वाला, ये था ना, सॉरी ये वाला करना है। बाई पे जैसे आप ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपसे कितने मांग रहा है, 15,000 रुपए मांग रहा है, जबकि यहां दिखा कितना रहा है 122, 122 एक क्वांटिटी का प्राइस है। और हमने बात किया था कि ऑप्शन के अंदर लॉट साइज होते हैं, लॉट साइज कहां मिलेंगे हमको, यहां पे देखने को मिलेंगे। यानी कि एलकेम का एक लॉट कितने का है, 125 क्वांटिटीज का है, और एक कितने की मिल रही है हमको, 122 की। 122 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना प्राइस आ जाएगा, तो 15,600 रुपए आपको ये वाला ऑप्शन खरीदने के लिए खर्च करने हैं। प्रीमियम आपको इतने का मिलेगा, ठीक है। 125 क्वांटिटी आपको मिल जाएंगी, ठीक। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने का प्रॉफिट होगा अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो। कितने दिन में अचीव होगा, मान के चलते 3 दिन में अचीव हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन में हमको 100 पॉइंट्स का मूव देखने को मिल जाएगा मेन चार्ट में। मेन चार्ट जब मूव करेगा तभी तो ये करेगा, ठीक है। ये
कितने का चल रहा है अभी? 122 का हमने बाय किया है ना। ये क्या है हमारा प्रीमियम है। चेंज इन अंडरलाइन कितना था हमारा? 100 था। डेल्टा कितना चल रहा है हमारा? 0.54 चल रहा था यहाँ, ये अब हट गया तो 0.54 मान के चल रहे हैं हम, या 0.5 मान लेते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। 100 था और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। थीटा, थीटा कहां चल रहा है हमारा? थीटा दिखाई दे रहा है -2.95, माइनस में ही रहता है थीटा हमेशा, ठीक है। यहां भी देखोगे तो यहाँ माइनस में रहता है। थीटा क्यों माइनस में रहता है? क्योंकि ये मेल्ट होता है, इसलिए ये माइनस में दिखाते हैं, ठीक है। तो कितना है? 3 मान लेते हैं इसको, 3, और कितने दिन में हमारे को अचीव हो रहा है ये? 3 दिन में, ठीक है। तो अब करो, ये 50 रह गया, -9 यानी कि 41 पॉइंट्स का हमको प्रॉफिट होगा अगर 3 दिन में अंडरलाइन हमारी 5650 से 5750 तक पहुंच जाती है तो, ठीक है। 15,000 रुपए देने, और ये 41 रुपए कितने पे? एक क्वांटिटी पे, और हमने क्वांटिटी कितनी खरीदी हुई है? 125 खरीदी हुई है। 41 इंटू 125 करिए तो 5,125 रुपए का हमको प्रॉफिट होगा। समझ में आया? 15,000 देने के बाद ऐसे काम होता है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। हमने मान के चला है, वो मार्केट में किसी को नहीं पता है कि कितने दिन में प्राइस पहुंचेगा, लेकिन हमको अपना मोटा मोटा आइडिया लगाने के लिए करना पड़ेगा ना ये। एक्सपायरी, हाँ एक्सपायरी में भी आपको समझा देता हूं, ये समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और रह गई थी एक्सपायरी, वो भी समझ लो। देखो, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, महीने का लास्ट ट्यूसडे या थर्सडे इस दिन एक्सपायर होते हैं। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूं आपको, एलकेम को लेके चलते हैं। जैसे ही आप डालोगे, यहां पर सर्च करोगे एलकेम, ALKEM, एलकेम डाला तो ये जो प्राइस आ रहा है 645, ये आपका आ रहा है अंडरलाइन का मेन प्राइस जो चल रहा है वो ये चल रहा है। अब इसके आगे स्पेस करके आप FUT लिख दो, बस कुछ मत लिखो, FUT लिख दो, तो ये आगे फ्यूचर। तो इसका चाहे आप ऑप्शन ले लो या फ्यूचर ले लो, ये डेट दिखा रहा है 28 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप ये वाला चूज करते हो तो 28 जुलाई को एक्सपायर होगा, ये वाला चूज करते हो तो 25 अगस्त को एक्सपायर होगा। 25 अगस्त तक आप होल्ड करके रख सकते हो इसको, और 29 सितंबर को चूज कर रहे हो तो 29 सितंबर तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहां से हट नहीं तो ये यहां पे ऑप्शन चेन में भी आता है, 28 जुलाई तक की ऑप्शन चेन है ये। इसकी जो प्राइस है वो 28 जुलाई तक के लिए डिसाइडेड है, ठीक है। आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हो, और यहां पे दिखा रहा है ना 19 दिन। अभी अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको 19 दिन है इसको होल्ड करने के लिए। अगस्त वाला चूज कर रहे हो तो 1 महीने से ज्यादा है। समझ में आया?